अरे किसी ने सही ही कहा था कि शादी कभी मत करना दोस्त, अगर करना भी तो बड़ा सोच समझ के करना। मासूम चेहरों पर मत जाना दोस्त, बहरों पर मत जाना। तो आइए आपको ऐसी एक केस स्टडी सुनाते हैं जहां पर वाइफ ने कर दिया खेला, हस्बैंड का मर गया रेला। आइए सुनाते हैं। चेहरा आपने रिसेंटली बहुत सारी रील्स में देखा होगा। एक इनोसेंट सी दिखने वाली लड़की नेहा, जो कि अपनी शादी को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक नई फैमिली में जाना, एक राजकुमार जैसा पति, यही वो बचपन से चाहती थी। लेकिन नेहा जानती नहीं थी कि शादी के बाद जहां वो जाने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ नर्क है, और इस नर्क में वो 5 महीने भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत होती है रोपड़ या फिर रूपनगर के अनंतपुर साहिब से, जहां पे एक फैमिली रहती थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नेहा झिझरी। नेहा बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और बहुत ही ज़्यादा फन लविंग चाइल्ड थी। मतलब एक उस तरह की लड़की जिसको एक गांव में हर इंसान अपनी बेटी समझता हो और हर इंसान अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता हो। इसी तरह से नेहा का बचपन धीरे धीरे बढ़ रहा था। फैमिली भी हंसी और खुशी तब ही देख पाती थी जब मोस्टली नेहा उनके साथ होती थी। नेहा वैसे एक हिंदू फैमिली से थी, लेकिन जैसे ही वो 18 साल की होती है उसको सिखिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसके चलते वो 18 साल की उम्र के बाद ही एक्सप्लोर करना शुरू करती है सिखिज्म को। और जैसे जैसे वो सिखिज्म को एक्सप्लोर कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट थी सिखिज्म को ज्वाइन करने के लिए, और यही चाह वो अपनी फैमिली के आगे भी रखती है। इनिशियली उसकी फैमिली मना ही करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो नेहा को देखते थे, जिस तरह से वो सिखिज्म में कन्वर्ट होना चाहती थी, उसकी फैमिली ने भी उसका अलाउ कर दिया। और जिसके बाद उसने अमृत ग्रहण किया। ये एक प्रोसीजर होता है बेसिकली सिखिज्म को ज्वाइन करने के लिए, और इस तरह से नेहा अमृतधारी हो जाती है। जैसे ही उसकी उम्र 23 साल होती है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। और नेहा आजकल के ज़माने के बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब जिस तरह से ज़्यादातर यंगस्टर्स आजकल अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, नेहा एकदम अलग थी। वो अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही चलना चाहती थी। जैसा उसके पेरेंट्स को अच्छा लगता था वैसे ही वो शादी करने के लिए रेडी भी हो जाती है। जिसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ के रामपुर की एक फैमिली के बारे में पता चलता है, और इनका एक बेटा था जिसका नाम था संजीव कुमार। नेहा की फैमिली को जैसे ही संजीव के बारे में पता चला तो वो सुनते ही इस रिश्ते के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि संजीव एक गवर्नमेंट जॉब करता था। मतलब वो आर्मी में ऑफिसर रैंक पे था, और इसी के चलते फैमिली ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और इस दूसरी फैमिली से कनेक्ट किया शादी के रिगार्डिंग बातचीत करने के लिए। हर दूसरी लड़की की तरह नेहा अपनी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। नेहा के बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे ड्रीम्स थे कि वो शादी इस तरह से करेगी। इनफैक्ट नेहा ने इस शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ के सपने तक देखना शुरू कर दिया था, और ये सब कुछ आप उसकी शक्ल से भी देख सकते हैं, जो कि उसकी शादी वाली रात थी। नेहा इस रात बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट इस खुश चेहरे से ही पता चल रहा है कि ये लड़की कितनी इनोसेंट रही होगी आगे भी। लेकिन नेहा जानती ही नहीं थी कि थोड़े ही टाइम में उसको पता चल जाएगा कि सपनों की जिंदगी में और असलियत जिंदगी में बहुत फर्क होता है। जैसे ही सब कुछ प्लान्ड था उसी हिसाब से नवंबर 2024 में संजीव और नेहा की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद एक हफ्ता जैसे नेहा ने सोचा था उसी तरह का निकलता है, और इसी वजह से नेहा खुश भी काफी थी। लेकिन एक ही हफ्ते में नेहा के जो इन-लॉज थे उन्होंने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो नेहा से बहुत ही ज्यादा काम लेने लग पड़े, मतलब कि इतना काम जितना नॉर्मल औरत अपने घर पे करती ही नहीं है। कुछ ऐसे काम भी जो कि एक औरत के ना भी हों वो भी नेहा को करने पड़ते थे। दिन दिन भर उसको वो किचन में ही रखते थे, और अगर वो किचन से फ्री उनको दिख जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा काम दे देना जो नेहा के लिए सूटेबल भी ना हो। और आप बिल्कुल सही ही समझ रहे हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज़ के लिए हो रहा था, दहेज के लिए। इनिशियली नेहा ने सब कुछ अपने तक ही रखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो नहीं चाहती थी अपने पेरेंट्स को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना या फिर उनको परेशान करना, और वो भी शादी से सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही। और साथ ही शायद वो चाहती थी कि उसके पति को उसकी फैमिली जज ना करे इस सब पे, क्योंकि शायद अभी तक संजीव इस सब में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बस उसकी फैमिली ही नेहा के साथ इस तरह से बिहेव कर रही थी। लेकिन जब ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग पड़ा और नेहा के सर से ऊपर पानी जाने लग पड़ा, तो उसने थक हार के अपनी माँ से ये सब कुछ डिस्कस किया, उसको सब कुछ बताया। लेकिन नेहा की माँ, जिनको शायद यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना चाहिए था,
उन्होंने भी हर दूसरी माँ की तरह नेहा को भी यही कहा, जो कि काफ़ी सालों से होता आ रहा है, कि तू थोड़ा एडजस्ट करना सीख ले। नई फैमिली है, समटाइम्स थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, सिचुएशन के यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ को थोड़ा टाइम दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि नेहा की माँ जिनको समझना चाहिए था वो नेहा को समझाना शुरू कर देती हैं। इसके बाद नेहा को भी लगता है शायद चीज़ें इसी तरह से वर्क करती हैं और थोड़ा टाइम देने से सिचुएशन शायद थोड़ा बेटर हो जाए, लेकिन ये इस फैमिली की बहुत बड़ी गलत फहमी थी। नेहा अभी तक समझ नहीं पाई थी कि जो ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है उसका आखिरकार कारण क्या है, लेकिन 1 महीना ही हुआ था अभी शादी को। नेहा को ये भी क्लियर हुआ जब नेहा की सास ने उसको टोंट मारना शुरू कर दिए और वो उससे दहेज चाहती थी। दहेज में एक कार, गोल्ड चेन और थोड़ा कैश। नेहा ने जैसे ही ये सुना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गई थी, क्योंकि वो इस तरह का कुछ भी अपने इन लॉ से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। नेहा ने बताया कि उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें और नेहा के इन लॉज को दे सकें, लेकिन नेहा के इन लॉज पे इन चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब जब ये सब कुछ बिल्कुल पीक पे था, उस समय नेहा के पास एक सोल्यूशन था। उसको दिख रहा था शायद संजीव को ये सब कुछ उसको बता देना चाहिए, संजीव उसकी हेल्प करेगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे ही नेहा संजीव से ये सब कुछ शेयर करती है तो नेहा का साथ देने के बजाय संजीव भी अपने पेरेंट्स का ही साथ देता है और वो भी उससे अलग अलग चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देता है। इसके बाद इनफैक्ट 1 महीना और बीत जाने के बाद जब उनको दिखता है कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो वो नेहा को मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली संजीव, जो उसका अपना ही पति था और जिसके लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ के इस घर में आई थी। इनफैक्ट वो मारते हुए नेहा को ये भी कहता था कि नेहा को हर समय किचन में ही रहना चाहिए, जब भी वो आता है उसको नेहा फ्रेश खाना बना के ही दे, चाहे रात के 2 बज रहे हों या 3 बज रहे हों, उसके लिए ये मैटर नहीं करता। नेहा उस समय सिर्फ और सिर्फ किचन में होनी चाहिए। क्या एक औरत सिर्फ और सिर्फ किचन तक ही सीमित है? खैर, नेहा ने इस सबको अपनी किस्मत मान लिया था। वो अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ इसी तरह से रहती थी, टॉन्ट सुनती रहती थी, उनके काम करती रहती थी और इसी तरह से थक हार के रात को जैसे ही फ्री होती थी सो जाती थी। और अब थक हार के उसने अपनी माँ से भी कंप्लेंट करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा ही एडजस्ट करने के लिए ही कहती थी। इसलिए मैं हमेशा ही ये कहता हूँ कि आपको जो शादी करनी चाहिए, आपका जो पार्टनर होता है उसको अच्छे से जान लेने के बाद ही शादी करनी चाहिए। मोस्टली लव मैरिजेस इन चीज़ों में सक्सेसफुल होती हैं, एटलीस्ट बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं इनफैक्ट, जो कि फेलियर माने जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना जाने किसी के घर चले जाते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, तो मोस्टली आपको इस तरह के सिनेरियोज देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे आज नहीं तो कुछ सालों के बाद ही सही। खैर, अभी तक नेहा की फैमिली को लग रहा था सब कुछ सॉर्टेड हो गया है, लेकिन नेहा ने बहुत ज़्यादा सह लिया था। लेकिन अब ये बात पब्लिकली सबको पता भी चलने वाली थी। 19 अप्रैल 2025 रात लगभग 8:45 के अराउंड नेहा के पेरेंट्स को एक कॉल आती है, जो कि नेहा के ससुराल की तरफ से थी। और वहाँ पे उसकी ससुराल की तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि उनका पड़ोसी था, जो उनको कहता है कि नेहा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी हिमाचल में नालागढ़ पहुंचिए। नेहा की फैमिली जैसे ही ये बात सुनती है वो सीधा नेहा के ससुराल की तरफ निकल जाती है। रात को ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँच के जो वो देखते हैं वो और भी ज़्यादा भयानक था और एक फैमिली कितनी घटिया हो सकती है इसका एग्जाम्पल था। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि नेहा अपने बेडरूम में अपने बेड पे अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। वो बहुत ही बुरी हालत में लग रही थी और उसके ससुराल का कोई भी मेंबर नेहा के आसपास भी नहीं बैठा हुआ था। वो सब दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। जिसके बाद नेहा की फैमिली नेहा को रूपनगर के ही एक हॉस्पिटल में लेके जाती है और शर्म के मारे शायद संजीव भी उनके साथ ही निकल जाता है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो नेहा को प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करने के लिए कहा जाता है। संजीव, जो कि उनके साथ अभी तक आया था, वो भी यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ देता है नेहा से और वो भी वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन नेहा की फैमिली के लिए वो उनकी बेटी थी और उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो उसको तभी के तभी उठा के पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाते हैं और यहाँ पहुँचते पहुँचते उनको सुबह हो जाती है। लेकिन 20 अप्रैल की सुबह वो नेहा को पीजीआई में एडमिट करवा देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर्स जैसे ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, थोड़ी ही देर में वो नेहा की फैमिली को एक बहुत भयानक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो नेहा को बचाने की अश्योरिटी नहीं दे सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि नेहा बच ही जाएगी, क्योंकि नेहा ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जहर कंज्यूम कर लिया है और इसकी वजह से हो सकता है कि उसका बच पाना
मुश्किल हो। ये सुनते ही नेहा की फैमिली नेहा के ससुराल वालों पे आरोप लगाना शुरू कर देती है और वो बिना देरी किए सोलन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं इस केस के लिए कंप्लेंट लिखाने। ये कंप्लेंट तो सोलन पुलिस स्टेशन में हो चुकी थी, लेकिन जब पुलिस इस मैटर को देखती है और देखती है कि इस केस में कोई भी अभी तक कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो पुलिस इस मामले को रफा दफा करने की ही सोचती है, क्योंकि उनको शायद उस समय यही बेटर लगता है। बट क्या सही में यही इस चीज का सोल्यूशन था? क्या कोई स्ट्रिक्ट कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल नहीं होनी चाहिए थी? और दूसरी तरफ जो नेहा बेचारी डेथ बेड पे थी, उसकी किस्मत इतनी खराब थी, या फिर एक फैमिली को कितना घटिया कह सकते हैं कि संजीव या फिर उसकी फैमिली में से उस समय नेहा के आसपास कोई था ही नहीं। खैर, ये मामला यहाँ पे रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन 5 दिन नेहा इस नर्क जैसी जिंदगी में सरवाइव करती है। लेकिन 25 अप्रैल की सुबह एक बहुत बुरी खबर नेहा की फैमिली के लिए निकल के आती है। उनको बताया जाता है कि नेहा ने दम तोड़ दिया और जो बैटल वो इतनी देर से लड़ने की कोशिश कर रही थी उसमें वो हार गई। नेहा की फैमिली को जैसे इस बारे में पता चला, उसकी फैमिली बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। उनकी फैमिली से सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला बच्चा इस दुनिया से चला गया था, और जिसमें शायद उसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नेहा के माँ बाप खुद को भी कल्प्रिट मान रहे थे, क्योंकि अक्सर इसी तरह से होता है। जब उनकी बेटी जिंदा थी तब वो उसको एडजस्ट करने के लिए कह रहे थे बार बार कि वो एडजस्ट करे, समहाउ इसी फैमिली में रहे, वो यूज टू हो जाएगी। लेकिन जब अब उसकी जान चली गई थी तो उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया जो शायद उनको तब करना चाहिए था जब नेहा इस दुनिया में थी, जब नेहा जिंदा थी। जैसे ही ये खबर अनंतपुर साहिब में पहुंचती है तो हर एक इंसान अनंतपुर साहिब में रहने वाला बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है जब उनको पता चलता है कि दहेज की वजह से उनके गाँव की एक लड़की की जान चली गई है। उसके ससुराल वालों ने उसको मरने पे मजबूर कर दिया। वहीं नेहा की फैमिली का भी यही कहना था कि इन्होंने जिस तरह से नेहा को परेशान किया था, उसी के चलते नेहा ने अपनी जान ली है। लेकिन क्या अभी भी कोई सच था जो कि छुपा हुआ था? अभी भी कुछ ऐसा था जो हर एक इंसान को पता चलना था? इसी के चलते इसी सब के हो जाने के बाद जब नेहा की फैमिली देखती है कि उन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो हायर अथॉरिटीज़ में जाते हैं और नेहा की लाश को पीजीआई के बाहर ही रख के वहाँ पे भी धरना करना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से हिलने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। जिसके बाद सोलन पुलिस उनको फिर से वहाँ पे विजिट करती है। संजीव और उसकी फैमिली के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की जाती है और इनको अरेस्ट भी किया जाता है। जिन लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनमें थे संजीव, उसके पेरेंट्स और एक उनका रिश्तेदार। इसके अलावा 2 नेहा की ननद भी थी, उनको ढूंढना पुलिस ने अभी तक जारी रखा है। इनफैक्ट वो अभी तक पुलिस को मिली नहीं है। खैर, दूसरी तरफ पुलिस इन चारों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दिखने वाला है कि ये फैमिली और कितना नीचे गिरने वाली थी। संजीव और उसकी फैमिली पुलिस को ये बताते हैं कि अक्सर शादी के बाद से ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी होती रहती थी, लेकिन जो 19 को लड़ाई हुई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी और इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा था, जिसके चलते नेहा ने खुद ही जहर खा लिया था। लेकिन इसके बाद ये फैमिली ये भी बताती है कि जो नेहा की मेंटल हेल्थ थी वो भी ठीक नहीं थी, वो भी स्टेबल नहीं थी, और इसी के चलते नेहा ने ये स्टेप भी लिया था। इनफैक्ट इससे पहले भी वो बहुत बार कोशिश कर चुकी थी अपनी जान देने की, लेकिन समहाउ वो सरवाइव कर गई। समहाउ उसको उसके ससुराल वालों ने बचा लिया। लेकिन 19 को अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अभी भी असली सच आना बाकी था। जब नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें क्लियर हो जाता है कि आखिरकार ये सारा मैटर था क्या। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर था कि उसके अंदर लगभग हाफ बोतल जहर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में था, जिस वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, नेहा के शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे, मतलब उसके नेक पे, उसके हाथों पे और उसके मुंह पे, इनफैक्ट कुछ उसके बाजुओं पे भी थे। और ये जो मार्क्स थे ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि ये जो जहर नेहा ने खाया था वो उसने खुद नहीं खाया था, बल्कि फोर्सफुली उसको खिलाया गया था। और असल में नेहा ने आत्महत्या नहीं करी है, बल्कि ये एक क्लियर खून किया गया है। ये सब कुछ होने के बाद जैसे ही नेहा की फैमिली को ये सब कुछ पता चला, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे इस मैटर को लेके, और वो अभी भी पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने अभी भी जो धरना प्रदर्शन था वो कंटिन्यू ही रखा था। जिसके बाद सोलन पुलिस की हायर अथॉरिटीज उनसे फिर से मिलती हैं, उनको ये यकीन दिलाती हैं कि वो इस मामले में अच्छे से जांच करेंगे और जो 4 लोग उन्होंने पकड़े हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा जो 2 लोग मिसिंग हैं, यानी कि नेहा की 2 ननदें, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे। खैर, अब ये मैटर सबके सामने था, सब कुछ क्लियर ही था, लेकिन अभी भी संजीव की फैमिली ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि उनका इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ क्लियरली
बता रही है, सब कुछ क्लियरली दिखा भी रही है। खैर अभी ये मामला कोर्ट में चलेगा, जो भी इस पे सुनवाई आएगी, अगर कुछ भी अपडेट आती है इंपॉर्टेंट तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर ज़रूर करूँगा, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस तरह की पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा बच्चा कह रहा है कि वो दूसरी फैमिली में खुश नहीं है तो हमें उसकी बात को सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, उससे बात करके इस मामले की तह तक जाके, ना कि उसको सिर्फ ये बताया जाए कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा।